आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन। भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग जल्दी उठ जाते हैं। मुझे यही डर था कि ऐसा तो नहीं है कि आप लेट नाइट जागने वालों में से, लेकिन सुबह जल्दी ना उठने वालों में से है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के, मन एकदम खुश हो गया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस कोर्स के साथ अपनी कहानी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये क्लास आपकी कल रात को होनी थी, 30 मार्च रात 10 बजे होनी थी, जैसे मैं आपको काफी दिन से बता रहा था। बट टेक्निकल इश्यूज जैसा आप जानते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो ये क्लास किसी वजह से आपकी उस समय नहीं हो पाई, और वो सेम क्लास आपकी आज हो रही है। यानी ये जो कोर्स है ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है। यानी दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द कोर्स। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज द क्लास वेयर यू शुड स्टार्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए एक नया कोर्स है, आप में से कई बच्चे नए होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, किसने पूरा पोर्शन पढ़ा है, किसने आधा पोर्शन पढ़ा है। मैं आपको शुरू के 10 मिनट आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये कोर्स चलेगा, इसमें क्या क्या होगा, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये कोर्स आपके लिए है या फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपका इस कोर्स के अंदर क्या क्या कराया जाएगा और कैसे कैसे कराया जाएगा। 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा शांत रह के बात को सुनिएगा, उसके बाद जो आपके डाउट्स हो आप मुझसे यहाँ पे या क्वेश्चन टाइम में पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो कोर्स है कंप्लीट कोर्स है, कुछ भी ऑब्वियसली अभी के लिए नोट नहीं करना, सिर्फ समझा रहा हूँ। 5 मिनट लेके आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर रहा हूँ इस कोर्स का, कि मैंने ये कोर्स आपके लिए क्यों प्लान करा है। इट इज अ कंप्लीट कोर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बायोलॉजी की आपको वहाँ पे 5 क्लासेस शो हो रही है तो 5 में ही पूरा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस आपके लिए ऐड में कराता रहूंगा। ठीक है, आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी है। ऑन एन एवरेज बायोलॉजी कम से कम 25, 30, 35 घंटे चलेगा। केमिस्ट्री जो है करीब 20-25 घंटे चलेगा। फिजिक्स भी जो है करीब 20-25 घंटे चलेगा। यानी ओवरऑल ऐसा कोर्स एक लंबा चौड़ा कोर्स होने वाला है जो कि करीब 70-80 घंटे के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ कंप्लीट कोर्स, पहली बात। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आपको कोशिश करके वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जहां से लेटेस्ट एग्जाम्स में सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं क्लास से पहले आपकी जो सीजीएल की आंसर की है उससे गो थ्रू कर रहा था, उसमें देख रहा था कि कहाँ कहाँ से सवाल बन रहे हैं। वैसे तो बायोलॉजी के मुझे अधिकतर सवाल हल्के ही लगे, डेफिशिएंसी के सवाल पूछ रहा है, या फिजिक्स के सवाल में ऑनड्रिंग एम्पियर वाला सवाल पूछा, बट स्टिल जो उसमें कुछ बढ़िया सवाल है, जैसे स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, वो सब का जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नोट्स को लेकर आपको मेहनत करनी होगी। नोट्स दो तरीके से बनते हैं मेरी क्लासेस के। पहला तरीका है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्लास की विद एनोटेशन पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। विद एनोटेशन पीडीएफ डाउनलोड आप कर लेंगे। दूसरा तरीका, जो कि मैं एक बेटर तरीका मानता हूं, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि इस वे नंबर 2 की तरफ आपको जाना चाहिए। ये है जो मैं क्लास में लिखूं वो आप अपने रजिस्टर में लिखते चलिए। देखिए ये आप जानते हैं कि जब आप खुद लिखते हैं तो आपका फोकस बनता है, और रिवीजन को जो है काफी मदद होती है। आपके पेपर से 10 दिन पहले आपके लिए इट इज इम्पॉसिबल टू गो थ्रू ऑल द पीडीएफ, है ना। कुछ फायदा नहीं होगा। पीडीएफ आप या तो अच्छे से मेंटेन करिएगा या फिर आप अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा। आई स्टिल रिकमेंड आप सेकंड की तरफ जाइए। अगर मान लेते हैं आप क्लास विद एनोटेशन पीडीएफ करते हैं, इस रास्ते पे जाते हैं, तो एक सजेशन है, अगर आप लैपटॉप से पढ़ते हैं तो उस केस में आप एक प्रॉपर फोल्डर बना के चलिएगा, जिसके अंदर आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इस तरीके अरेंज करना है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप की जगह अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल में आप क्या करिएगा, एक ग्रुप बना लीजिएगा। आजकल तो वैसे सेल्फ को मैसेज करने का तरीका आ गया, बट ग्रुप फिर भी बेटर रहेगा। मान लेते हैं आपके घर में आपके ब्रदर के पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, मदर फादर किसी के पास है, तो आप क्या करिएगा, उन्हें अपने साथ ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर आप हो गए, उसके साथ आपके ब्रदर हो गए, इन्हें ऐड करते ही वहां से रिमूव कर दीजिएगा। तो उस ग्रुप में बच गए सिर्फ आप। अब आप क्या करिए, इस ग्रुप का नाम जो है बायोलॉजी कोर्स, जैसा भी आप लिखना चाहे वो कर दीजिए, और सारी पीडीएफ आप यहाँ पे भेजते रहिए। क्या समझ पाए बात को? इससे आपके ब्रदर को या मदर को वो इशू भी नहीं होगा कि उनके फोन पे बार बार अननेसेसरी नोटिफिकेशन आ रहा है, और आपका कंटेंट भी अच्छे से मेंटेन रहेगा। देखिए लंबे समय में बहुत फायदा करता है, बिकॉज एक ग्रुप आपने बायोलॉजी का बना लिया, एक हिस्ट्री का बना लिया, इस तरीके आप अपने ग्रुप बनाते चलेंगे तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के जो फाइल्स हैं उन्हें भी आप अलग अलग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इस कोर्स में आपको कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए ग्रुप का कुछ नहीं है योगेंद्र, अगर आप चाहें तो अब व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बना के, या टेलीग्राम पे, जैसे भी जहाँ भी सजेशन, वैसे व्हाट्सएप ही रहेगा आपके लिए, वहां पर अपनी फाइल्स को इकट्ठा कर सकते हैं। हर ग्रुप का नाम एक कोर्स का नाम रख देना, इजीली मेंटेन हो जाएगा। चलो अच्छा, बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड बन जाता हूँ, मैं थोड़ा सा आउटडेटेड हूँ इस मामले में, बहुत ज्यादा टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा हो जाता होगा तो और अच्छा है। चलो इस क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए वैसे ऑन अ जनरल बेसिस ये क्लास 10 से लेकर 12 बजे तक होगी, लेकिन कभी कभार जैसे सैटरडे संडे मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा तो उस केस में मैं आपकी क्लासेस हो सकता है दिन में भी रख दूं। कभी मान लेते हैं सुबह 10 से 12 रख दी, 1 से 3 रख दी, या 4 से 6 रख दी, वो सब चलता रहेगा, बट ऑन एन एवरेज आपकी क्लासेस 10 से 12 बजे होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं।
देखिए बायोलॉजी में एसएससी ध्यान से सवाल पूछता है, अभी तक आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आराम-आराम से चीज़ों को सुनिए, ठीक है राजेश, मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा, आराम से चीज़ों को सुनिए। बायोलॉजी में कहाँ-कहाँ से सवाल बनते हैं, एक तो बनता है ह्यूमन सिस्टम से। नोट नहीं करना, सिर्फ सुन लीजिएगा, ये सब आपको ऑब्वियसली पढ़ाया ही जाएगा। ह्यूमन सिस्टम्स के अंदर क्या-क्या है, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम है, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम्स से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सेल, जिसके अंदर सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। अविनाश बिकॉज़ एज़ ऑफ नाउ आई एम स्पीकिंग, तो पहले आप मेरी बात को सुनिए, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूँगा, ठीक है? सेल के बाद आपसे जो है अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिसीज़ेज़ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है? न्यूट्रिशन के अंदर आपके वो सब की कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या है, विटामिन्स क्या हैं, उनके क्या काम होते हैं, क्या डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। और ये जो डिसीज़ेज़ हैं इसमें न्यूट्रिशन वाली भी हम कवर करेंगे जिसमें डेफिशिएंसी डिसीज़ आती हैं, और इसके साथ में हम वो भी कवर करेंगे कि वायरल डिसीज़ेज़ क्या है, प्रोटोज़ोअल क्या है, फंगल क्या है, बैक्टीरियल क्या है, और कुछ जेनेटिक डिसीज़ेज़ वगैरह भी हम कवर करेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक भारी टॉपिक हम कवर करेंगे, जो मैं आपको एडवांस में बता दूँ, ये भारी टॉपिक रहेगा किंगडम क्लासिफिकेशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नोट्स मैं आपको अपने हाथ से खुद बना के देता हूँ। जनरली मेरे पास एक फाइल है जो मैंने ही लिखी थी काफ़ी समय पहले, वो फाइल आज भी पूरे तरीके काम करती है। वो फाइल पहले मैं आपको समझाऊँगा, फिर आपको अपडेट सेक्शन में दे दूँगा, ठीक है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट, एनिमल किंगडम, ये जितनी चीज़ें हैं, किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम, 5 किंगडम, कौन है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। एक और ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ जिसका नाम है टिश्यू। ये भी मैं काफ़ी डिटेल में इसे पढ़ाता हूँ, काफ़ी लंबा टॉपिक ये चलता है और इससे भी काफ़ी सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और अधिकतर सवाल आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसमें हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? जब मैं ह्यूमन सिस्टम बोल रहा हूँ तो ऑटोमैटिकली इसमें हमारे ऑर्गन्स जैसे पैनक्रियाज़ क्या करता है या फिर लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर लीवर में फ़र्क क्या है, क्या एंजाइम्स होते हैं और क्या जो है आपके एंजाइम्स है, क्या हार्मोन्स है, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर होती है। क्या यहाँ तक की बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? डिसीज़ेज़ वगैरह आपको सब कुछ जो है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, साइंटिफिक नेम्स वगैरह जहाँ-जहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे आपको बता दिए जाएँगे और एक और चीज़ लिख रहा हूँ एंड में एटसेट्रा। ये एटसेट्रा क्यों लिखा है? कई चीज़ें जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उस समय मैं नहीं बोलता, बिकॉज़ समय की कमी है। जैसे मैंने अभी ह्यूमन सिस्टम में 5-6 नाम बोल दिए। हो सकता है एक सिस्टम मैंने बोलते-बोलते छोड़ दिया हो, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो भी कवर कराया जाएगा, बट अभी वो बस बोला नहीं गया है। क्या आपको सारी बात समझ आ गई है? एक बार कन्फर्म करें, फिर जो है मैं अपना पढ़ाने का काम जो है शुरू करता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड। आई डू। आपने अगर अपना डाउट अविनाश मुझे क्वेश्चन टैब में भेजा है, आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए अपना डाउट। देखिए हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आप नए हो मेरी क्लास में, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरी क्लास में डाउट्स कैसे लिए जाते हैं, मेरा डाउट्स लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं बहुत डाउट्स लेता हूँ, जैसा बच्चे बताते हैं शायद पूरे अनअकैडमी में सबसे ज़्यादा डाउट्स मैं लेता हूँ। मेरे डाउट्स लेने का तरीका सुन लीजिए क्या है। मेरी क्लास ऑन एन एवरेज 2 घंटे की होती है। इसके अंदर जो पहला डेढ़ से पौने 2 घंटा है, ये मैं आपको सिर्फ स्टडी कराता हूँ। इसके अंदर मैं आपके को बहुत छोटे-मोटे डाउट्स स्क्रीन पर जो लिखा हो उससे एसोसिएटेड हो वो तो ले लेता हूँ, कि सर ये क्या लिखा है, ये दोबारा बता दो, वो सब ले लेता हूँ। लेकिन जो प्रॉपर जिसे आप डाउट्स कहते हैं कि सर तैयारी समझ नहीं आ रही कैसे होगा, मेरे जीके इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये वाले डाउट्स जो है मैं लास्ट 15 मिनट्स से लेकर 30 मिनट्स के बीच लेता हूँ। ठीक है अविनाश, आपका भी डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई ऐसा डाउट है जो फुल फ्लेजेड डाउट है, तो उसे मैं बीच में नहीं ले सकता। और आप खुद भी सोच के देखो कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो और मैं मान लेते हैं मैं किसी एक बच्चे का डाउट लेके बैठ जाऊँ बीच क्लास में, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ना, आपका फ्लो टूटेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे पैनक्रियाज़ के बारे में, फिर अचानक मैं 5 मिनट जो है एक बच्चे के फिज़िक्स के कंसर्न को दूर करूँ, फिर मैं जो है उसमें लीवर को पढ़ाऊँ, तो उसमें सब बच्चों का नुकसान होता है। इसीलिए डाउट्स के लिए मैंने अपनी क्लास का एंड जो है रखा हुआ है। क्या आपको बात समझ आ गई? ऋषभ, हिस्ट्री क्लास होगी लेकिन अभी 3-4 दिन रुक के होगी। अविनाश, अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट हो जो थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करने लायक हो, आप क्वेश्चन टाइम में भेजिए। अगर आप सिर्फ डाउट पूछने आए हैं, तो आप क्लास में 8:15 बजे के आस-पास आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों? चलो, शुरू करते हैं आज की। देखिए, मैं जिस टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ, उस टॉपिक को पढ़ के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आपको मेरी बात समझ आती है या नहीं? क्या आपको इतनी डिटेल लग रही है, ज़रूरी है या नहीं? आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। क्या जो मैं हिंदी में बोल के इंग्लिश में लिखता हूँ, वो आपके काम का है या नहीं, ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको जज करना हो, जिसका आपको पूरा अधिकार है, अगर आप जज करना चाहें, तो आप आराम से मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन एक सजेशन है, 3 क्लासेस के बाद, 3 क्लासेस तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से सुनिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ 3 क्लासेस के बाद भी आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, तो आराम से आप कोर्स को स्किप करिए, आपका समय कीमती है। आपको जो बेटर वे आउट लगे आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन शुरू के 10 मिनट में जज करना मेरे हिसाब से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है कि इंग्लिश समझ नहीं आ रही, हिंदी समझ नहीं आ रही। आपके पेपर में 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 30 क्वेश्चन आते हैं आपके रीज़निंग के, 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के,
और 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। आप इस बात को देख के क्या समझ पाए? आपका पेपर आपसे मांगता है आपकी इंग्लिश अच्छी होना। दिस जॉब रिक्वायर्स योर इंग्लिश टू बी गुड। अगर ये यूपीएससी स्टेट लेवल आपको पेपर देंगे तो वहां पर अंग्रेजी सही होना जरूरी नहीं है, बट एसएससी ने क्लियरली कहा है कि इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो बच्चे को नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर जैसे राजेश आपने मुझे मैसेज करा, मैं अपनी तरफ से फिर पूरी कोशिश करूंगा, बट अगर आप कई शब्दों में फंस जाओ तो क्लास के बाद आप उन शब्दों को आराम से एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेना। इसी बहाने आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी और आपका जो है बायोलॉजी भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश तैयार करनी ही है अल्टीमेटली इस जन्म में, तभी आपकी नौकरी लग पाएगी। जो बात साफ है, थोड़ी सी कड़वी है बट साफ बात है। ठीक है, चलो, ये तो दे दिया मैंने आपको 15 मिनट का इंट्रोडक्शन अपने इस कोर्स का। अब जो है मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ। अगर आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार ईयरफ़ोन्स का इस्तेमाल करके देखिए, उससे काम जो है बन जाना चाहिए। अब जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है डाइजेशन। इससे ही समझ आ जाएगा कि हमारा हाजमा ठीक है इस कोर्स के लिए या नहीं है। या तो मैं जनरली क्या करता हूँ, भारी टॉपिक से शुरू करता हूँ, मेरी बहुत पुरानी आदत है। कभी मैं जो अपना कार्डियक सिस्टम है, दिल दियाँ गल्ला, उससे शुरू करता हूँ। कभी जो है मैं ऐसा टॉपिक पढ़ाता हूँ जो बहुत भारी टॉपिक होता है। डाइजेशन के साथ क्या है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ईज़ी है, लेकिन मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कॉपी में हेडिंग जो है डाल सकते हैं डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पता लग जाएगा 8:30 पौने 9 बजे के आसपास कि हाँ भाई, हम सही जगह आए हैं या फिर गलत जगह आए हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। रुकिए ज़रा। कुछ चीज़ें मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाऊँगा। मनीष, अगर आप ये पूछ रहे हैं 10th क्लास तक की है या 11th-12th की भी है, तो इसका फिक्स आंसर कुछ नहीं है। 10th से तो ऊपर की है क्योंकि एसएससी पूछता है। ये बायोलॉजी जो बनाई गई है, ये एग्ज़ैक्टली एसएससी के प्रीवियस ईयर को देख के और एसएससी के सिलेबस को देख के बनाई गई है। इसमें मैंने डेफिनिटली कुछ कंटेंट 11th-12th की किताबों से डाला है, बट अधिकतर कंटेंट 10वीं 9वीं वाली किताबों से है। ठीक है जी? चलो, आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है? मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हम जो है कवर करेंगे अपनी क्लास में, कैसे-कैसे हमारी बॉडी जो है काम करती है। ये आप देख सकते हैं। ये जो फ़ोटोज़ वाली फ़ाइल्स है, ये मैं आपको अपडेट सेक्शन में दे दूँगा। जो मैं अपने हाथ से लिखूँगा, वो आपको मैं वहाँ पे नहीं दूँगा। वो जो है आपको अपने हाथ से ही नोट करना है। फ़ेयर है ना? चलो, शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। बड़ी सिंपल सी बात है। आप अभी सुबह-सुबह उठे होंगे, आपने पानी पिया होगा। अब वो पानी कहाँ गया? आपने पानी जो है वो अपने माउथ से इनटेक करा, आपके मुँह के अंदर गया, उसके बाद यहाँ पे जाके लुढ़क गया। इस तरीके नीचे गया और आपके पेट में जाके यहाँ पर गिर गया। अब कई लोग क्या करते हैं, मेरे जैसे होते हैं, वो सुबह-सुबह पानी पिएँगे नहीं पिएँगे, वो चाय पी लेंगे सुबह-सुबह। बहुत ही गलत बात है ये। ये बात मुझे पता है और मैंने कुछ समय से पिछले साल, डेढ़ साल से वो चीज़ बंद कर दी है। आपको सुबह सबसे पहले उठ के पानी ही पीना चाहिए। ये जो चाय पीने की आदत है, ये मतलब ऐसा है कि कोई अभी अ, उठा ही नहीं है ढंग से और आपने उसे गरम-गरम पानी एकदम उसमें डाल दिया है ना, ये आपकी बॉडी अचानक अभी रेस्ट करके ठीक अभी जागी है और आपने उसमें क्या करा, 70-80 डिग्री, 90 डिग्री का कोई मटेरियल ऐड कर दिया है। तो सुबह-सुबह जो बेड टी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, उसे आप अवॉइड करें, छोटा-सा सजेशन। अब देखिए, पानी का तो सिंपल सा था, पानी पेट के अंदर चला गया, लेकिन जो फूड है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर फूड का होता है डाइजेशन, बट हमारी बॉडी को फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा और ये जो है अलग-अलग आइटमें हैं, ये हमारी बॉडी को समझ नहीं आता। हमारी बॉडी को नहीं पता फ्रेंच फ्राइज़ क्या है, मोमोज़ क्या है, अरे भैया थोड़ी चटनी देना, ये क्या है, मेयोनीज़ और दे दो भैया। ये सब हमारी बॉडी को समझ नहीं आता और राज कचौड़ी वगैरह तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। अगर आप राज कचौड़ी की ही बात करो, तो उसके अंदर आपको छोले भी मिल जाएँगे, उसके अंदर आपको बेसन भी मिल जाएगा, दही है, चटनी है, अरे भैया हरी वाली चटनी और डालना, थोड़ी-सी दही और डाल दो। ऐसे बहुत सारी भुजिया भी है उसके अंदर। तो क्या है, हमारी बॉडी का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है भाई क्या खाता है ये? क्या कर रहा है ये? तो हमारी बॉडी ने क्या कर रखा है, एक सेट ऑफ रूल्स बना रखा है कि भाई मैं तो ये काम कर सकता हूँ, बात साफ है। मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकता हूँ। इसमें डाइजेशन हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यानी हमारी बॉडी जो हम फूड खाते हैं, उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में, और उसी ब्रेक डाउन को हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब आपको नोट करना होगा तो मैं बता दूँगा, अभी आपको चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? ये आप समझ पाए कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होगा? डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है, यहीं से। जब आप खाना खाते हैं, तो जो आपका माउथ के अंदर सलाइवा होता है, वो क्या, जो लार होती है, वो उस खाने को यहीं पे पचाना शुरू कर देती है। डाइजेशन सिस्टम का मतलब है पाचन तंत्र। पाचन जो है आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। किस चीज़ का होता है वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगा। ठीक है? सुबह-सुबह आपको हल्का-सा गर्म पानी पीना चाहिए, वो बेस्ट रहता है। अगर आप ताज़ा भी पी लेंगे तो कोई जान पे आफ़त नहीं आएगी। ठीक है? ल्यूक वार्म वाटर, जो हल्का वार्म वाटर होता है, वो बेस्ट रहता है।
ठीक है, आधी जिंदगी तो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दी, अब तो बस ये है कि आप अच्छे से जी लीजिए, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। यहाँ से ये आपका ईसोफेगस है, इसे फूड पाइप कहते हैं क्योंकि खाना यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद जाके धड़ाम से ये हमारे पेट के अंदर जाके गिरता है। पेट कहता है, अरे भैया कितना ओवरलोडिंग कराओगे, तुम तो सैटरडे संडे भी आराम नहीं दे रहे, अभी अभी तो इसमें जो है चिल्ली पोटैटो आके गिरा था, अभी पिस्ता आइसक्रीम कहाँ से आ गई। जो जो आप खाएंगे वो सीधा हमारे पेट के अंदर जाएगा यहाँ पर, उसके बाद पेट में उस पर कुछ केमिकल्स वगैरह काम करेंगे और वो फाइनली जो है यहाँ से इस पाइप के अंदर आ जाएंगे, इस पाइप के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये एकदम एसएससी की तरह है, कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सबकी सब लिखवाऊंगा। अभी के लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप चीज़ों को सिर्फ सुन लीजिए और कुछ भी नहीं। जैसे एसएससी की जीके कहने को ही जनरल नॉलेज है, उसमें कुछ भी पूछता है वो, कुछ भी। ये भी कुछ वैसे ही है कि कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लॉन्गेस्ट पोर्शन है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। उसके बाद ये कनेक्टेड होता है हमारे अपेंडिक्स, हमारे जो है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मोतियों की माला, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहते हैं। और इसके बाद खाना हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है, खाना नहीं बचता, वो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसे फीसीज कहते हैं, और हमारी बॉडी से वो एग्जिट हो जाता है एनस वाले पोर्शन से। क्या आपको पूरी चेन समझ में आई है दोस्तों? आराम से चीज़ों को सुनिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बस चीज़ों को सुनते रहिए। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये सब, ठीक है? तो रिलैक्स होके पढ़िए, इसे मैं तैयार करा दूँगा 100%। हाँ, थोड़ा समय लगेगा बट ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा-सा आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया सलाइवा आपके माउथ में निकलता है। अब वो सलाइवा कहाँ-कहाँ से निकलता है? इन 3 इलाकों से निकलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। जब नोट करना होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जस्ट सी, जस्ट लुक, जस्ट नोटिस, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपने नोटिस करा होगा, कभी आप मार्केट में जाते हैं और वहाँ कोई जो है गोलगप्पे खा रहा है, आपके मुँह में पानी आ जाता है। मार्केट में आप कहीं से बाजार से निकल के जा रहे हो, सामने दही भल्ले बेच रहा है, मजा आ जाता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, हमें हिंट देती है कि लाओ भाई, ऐसे ही बाजार में घुमाते रहोगे क्या मुझे? इस दुकान पे, उस दुकान पे, तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आया, कम से कम कुछ खा ही लो। तो ये क्या करता है, हिंट देता है कि आपकी बॉडी को फूड की नीड है। एक्चुअली नहीं होती है बट ये फिर भी कहता है कि कुछ आ जाए तो बढ़िया है। ये ठीक है, ये देखने में थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है बट कोई बात नहीं। ये इनकी एक्चुअल लोकेशन है, आगे चल के और डिटेल में इन्हें मैं आपको समझा दूँगा। ये आपके पास भी होंगे होंठ, इनका थोड़ा-सा यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है, ये आपको समझा दूँगा। नाक तो आपके पास होगी ही होगी, आपके घर वाले भी कहते हैं, नाक बहुत बड़ी है आपकी, कम से कम ईगो के मामले में, ऐसी चीज़ों के मामले में जहाँ पे ईगो नहीं दिखानी होती। ये फ़ोटो कब आप ऑब्ज़र्व कीजिए और देखिए कि आपको समझ में आई है बात। ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये क्या है, सीक्वेंस क्या है, मैं याद करा दूँगा, बस आपको समझ में आई है कि खाना यहाँ से आया, पेट में गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ये पीले वाला, नीले वाला, जामुनी वाला, ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। आगे चलते हैं जी। ये आपके पेट के कुछ हिस्से हैं, जिसमें जो शुरुआत वाला हिस्सा इसे कार्डिया बोलते हैं, उसके बाद फंडस आता है, फिर ये बॉडी है और ये पाइलोरस वाला इलाका है। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करते चलिए, कुछ भी नोट नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, याद करा दिया जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए कि आपको कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस समझ आया? आगे चलते हैं। ये आपके पेट के और जो है बुरा हाल कर रखा है, पेट को फाड़ के और ज़्यादा दिखा रखा है। अभी के लिए ऐसी दर्दनाक बातें नहीं करेंगे, अभी के लिए आगे चलेंगे, ठीक है? ऐसी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा, ये सब दाँत-वाँत, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, अब जो है शुरू करते हैं खेला। क्या आप तैयार हैं पूरे तरीके? मैं तो तैयार हूँ जी। डाइजेशन की बातचीत अब मैं आपके साथ जो है शुरू कर रहा हूँ। आराम-आराम से चीज़ों को लिखवाऊँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। बिल्कुल आराम-आराम से आप समझें। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखवाया है अनिर्बान। अगर आप लेट आए हैं तो पहली बात तो आप एक पापी इंसान हैं, आपको लेट नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्लास का टाइम चेंज हुआ तो आपका पाप जो है माफ़ कर दिया गया है। आप यहाँ से कंटिन्यू करिए। डाइजेशन की ये पहली स्लाइड, कोई बात नहीं, टाइम चेंज हुआ है ना, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी-सी दिक्कत हुई होगी। देखिए, डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, या पाचन तंत्र जो है, वो कुछ ऐसे ही है जैसे एक जनरेटर होता है। जनरेटर को क्या करना होता है? बनानी होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब जनरेटर अपने आप तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बना सकता, वो ओपी शर्मा जादूगर तो है नहीं। तो हमें क्या करना होता है, उसे देना पड़ता है यहाँ पे डीज़ल। अब आपको नोट करना है, जैसे-जैसे मैं लिख रहा हूँ वो आपको नोट करना है, ठीक है? मेरे साथ-साथ आप नोट करते चलिए। इ ड जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए डीज़ल चाहिए, फ्यूल चाहिए, इन शॉर्ट कोई ना कोई फ्यूल चाहिए ना? साथ में पानी भी चाहिए खुद को ठंडा रखने के लिए, कभी-कभार जो है सर्विस चाहिए। इसी तरीके हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसे जो है बनानी है एनर्जी। जो-जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखिए मनीष जी।
जो जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो आप लिखते चलिए। विश्वास करिए, अगर लिखा जा रहा है तो किसी वजह से लिखा जा रहा है, अगर काम का ना होता तो लिखा ना जाता। हमारी बॉडी को चाहिए फूड, यानी हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड है। बिल्कुल ऐसे समझाया जा रहा है कि ये क्लास आप 7वीं 8वीं के बच्चे को जाके दिखा देना, इतना वो सीख जाएगा कि अपनी क्लास में वो नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है? बॉडी होगी ना, मैं आपको फिर समझाता हाँ, ह्यूमन बॉडी होगा। ये अच्छा दोस्तों, मेरे अंदर एक वो पता नहीं पिछले जन्म की कोई डॉक्टरी रह गई है। मैं लिखते समय कभी-कभार कुछ चीज़ें जो हैं साफ नॉन साफ राइटिंग में लिख देता हूँ और कभी-कभार कुछ ऐसा लिख देता हूँ, तो प्लीज़ आप उसे करेक्ट करा दिया करें। ठीक है? इट इज़ जस्ट ह्यूमन। ठीक है? ह्यूमन बॉडी एनर्जी बनाने के लिए फूड का इस्तेमाल करती है, बट हमारी बॉडी को 3 बातें समझ आती हैं। ठीक है? 3 बातें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, बस। इसे मिनरल वगैरह में भी कुछ काम का नहीं दिखता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं जो बातें कर रहा हूँ, इन बातों को करने का जो पर्पस है, वो मेनली ये है कि आपके नोट्स जो हैं अच्छे से बन जाएँ। ठीक है? यानी हमारी बॉडी में जो हम फूड देते हैं, वो होता है एकदम खतरनाक, कॉम्प्लेक्स। ये डाला भैया ने स्पेशल मक्खन, ये डाला भैया ने स्पेशल इनके पापा ने जो मसाले इन्हें बनाना सिखाया, ये डाला भैया ने अपने दादाजी की रेसिपी का टमाटर। हम क्या करते हैं, ऐसे चिल्ली पोटैटो, अनलिमिटेड पाव के साथ भाजी और गोलगप्पे का प्लेटर, ये सब चीज़ें जो हैं हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, चपाती भी खाते हैं जिसे रोटी कह देते हैं। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को समझ में नहीं आती। हमा सब कुछ लिखना है बेटा, विश्वास करो। ये प्री प्लान्ड है। ये जो हर एक चुटकुला भी है ना, ये भी प्लान ही हुआ है मेरे दिमाग में। वो बात अलग है कि काफ़ी साल हो गए हैं तो सोच के नहीं बोलना होता। बट ये जो चुटकुले भी हैं, ये भी काम के ही हैं। ठीक है? सबसे पहले हमारी बॉडी को समझ आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे है प्रोटीन और तीसरे नंबर पे है फैट। हमारी बॉडी को मेनली जो एनर्जी के सोर्स है, एनर्जी वाइज, वो ये 3 चीज़ें पसंद हैं। लेकिन सर जी वो विटामिन बाजी क्या है? मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एटसेट्रा। वो चीज़ें काम करती हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। विटामिन्स से कोई डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है। जो हम विटामिन्स खाते हैं, वो हमारी बॉडी को बस रिपेयर करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी ठीक से चलती रहे उसका काम करते हैं। जो एनर्जी मिलती है, वो 3 चीज़ों से मिलती है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है जी? नोट करते चलिए। देखो, दिल्ली में रहने का, अभी तो खैर मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में रहा हूँ, अपने जीवन का 70% मैं दिल्ली में रहा हूँ। दिल्ली में रहने का जो सबसे बढ़िया बात है ना, वो है सुबह 8 से 9 बजे के आसपास के छोले-भटूरे और लस्सी। मतलब जब आप दिल्ली जाएँगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना होगा। आप जिस भी इलाके में मकान लेंगे किराए का या अपना, वहाँ पर एक बढ़िया दुकान ऐसी ज़रूर होगी, जो थोड़े से महँगे छोले-भटूरे देगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं ऋषभ, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप धूप में नहीं गए, विटामिन डी की कमी हो गई, आपने गाजर नहीं खाई, आपकी आँखें जो है कमज़ोर हो गई, रात को आपको दिखना बंद हो जाएगा, है ना? तो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस जो है मिनरल्स, विटामिन्स का काम है। बाकी कौन-सा मिनरल क्या करता है, ये लिखवाया जाएगा, ठीक है? चलो, अब हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, वो माउथ से होता है ना? माउथ से ये जाता है एनस तक, और ये जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। याद करो, बचपन की बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो इसी वजह से हल्का-हल्का बोलता हूँ। ये जो पूरा रास्ता है ना, जिसमें खाना जाता है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ से होकर खाना गुजरेगा, उसे एलिमेंट्री कैनाल बोला जाएगा। क्या हम कह सकते हैं माउथ से खाना हमारे फूड पाइप में जाएगा? फूड पाइप बोले तो ईसोफेगस। आप ओ नहीं भी लगाएँगे तो चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ईसोफेगस भी होता है और ये पूरा ईसोफेगस भी होता है, ठीक है? माउथ से एएनयूएस, एनस तक जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, एंडिंग पॉइंट है वो ये है, और माउथ के बाद खाना जो है फूड पाइप के अंदर जाता है। फूड पाइप के अंदर याद करो कहाँ गया था खाना, धड़ाम से कहाँ जाके गिरा था? विजय, इसके कई सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला जेनेटिक है। अगर आपकी फैमिली में आपके मदर-फादर जो हैं थोड़ा ज़्यादा वज़न वाले हैं, तो आप भी उस तरफ जाएँगे, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज़ हम लोग नहीं करते हैं, इस वज़ह से वो दिक्कत आती है। स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब एक लोचा हो गया है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। वो सब कहाँ गए? लीवर, पैनक्रियास, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डाइजेशन में, वो सब कहाँ गए?
यानी लीवर, पैनक्रियास, ये सब चीजें एलिमेंट्री केनाल का हिस्सा नहीं है। अजीबोगरीब बात है ना, क्योंकि एलिमेंट्री केनाल वो है जहां पर खाना खुद जाता है। खाना जहां पर खुद जाएगा वो एलिमेंट्री केनाल होगा। यानी लीवर है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, वो एलिमेंट्री केनाल का पोर्शन नहीं माने जाते। वो एसोसिएटेड चीजें हैं जो कि डाइजेशन में मदद करती है। तो कल को आपसे पूछे खाना कहाँ नहीं जाता, तो खाना लीवर में नहीं जाता। लीवर से जूसेस जो है वो खाने से आके मिलते हैं, लीवर वगैरह में खाना नहीं जाता। अब डॉक्टर भाई कह रहे तुम तो बहुत ही सिंपल बातें लिख रहे हो। मैंने कहा क्यों? कह रहे माउथ में ना मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि ये तो बच्चे को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, इसे ना बक्कल कैविटी कहो। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कह रहे देखो कैविटी ही तो है। एक खोखला सा पोर्शन है यहाँ पर, ये। तो मैंने कहा माउथ कह देते हैं। कह रहे नहीं 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 नहीं, इसे बक्कल कैविटी कहो क्योंकि पेपर पूछ सकता है। मैंने कहा ठीक है। यानी ये जो खाली हिस्सा है, जो हम जिस इलाके का इस्तेमाल करके मैं बोल रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और इसलिए माउथ को हम, माउथ का एक पोर्शन होता है बक्कल कैविटी, ठीक है। फेस और माउथ में आप सबको फर्क पता है ना? फेस ये पूरा होता है, मुखड़ा होता है फेस, ठीक है। माउथ जो होता है ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आप खाना अंदर लेके जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे, आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। नोट्स अपने स्पीड में बस आप बनाते चलिएगा। अब हमारी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज। जैसे गुड्डू भैया को फुल इज्जत चाहिए थी, ऐसे हमारी बॉडी को चाहिए फुल ग्लूकोज। ग्लूकोज मिल गया तो हम बढ़िया से जो है जिंदगी जीते रहेंगे। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करते हैं। जितनी भी चीजें आप खाते हैं उनमें परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। अगली बार जब आप चिप्स खाएंगे तो उसके पैकेट के पीछे आप लिखा देखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स के सामने जो गिनती होगी वो जनरली सबसे बड़ी नंबर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए काफी ज्यादा एनर्जी। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा भी हो वो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये वो सब कुछ, वो एंड में टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज। उसने ग्लूकोज ही बनना है, कुछ ही कर लो। ऐसे ही जो प्रोटीन होता है, उसने एंड में जो है अमीनो एसिड ही बनना है। और जो फैट है ना, इसने टूट कर एंड में, वैसे तो ये ग्लूकोज वगैरह में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट ये मेनली जो है वो बनता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। पेपर आपसे पता है क्या पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर बताइए, या अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, या ग्लिसरॉल से क्या बनता है। तो अगर आपको ये पता होगा ये पेज, तो आपका काम आसानी से बन जाए। ठीक है, आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों भले ही लीवर जो है वो एलिमेंट्री केनाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन लीवर जो है डाइजेशन में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव एसिड कौन सा है, क्या है, सब बता दिया जाएगा सही समय आने पे। अभी के लिए इसे एक जनरल कैटेगरी ऑफ एसिड्स में रखते हैं, फैटी एसिड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दोस्तों, उसके दो हिस्से हैं। पहला, वेयर फूड इज प्रेजेंट। दूसरा, वेयर फूड इज नॉट प्रेजेंट। मैं देसी भाषा लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो ये भी लिख सकता था जहां से फूड जाता है, वेयर फूड फ्लोज, ये वो कोई सेंस नहीं है, अंग्रेजी की कोई क्लास नहीं है, सिंपल रखते हैं चीजों को। इस पोर्शन को तो हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। और इस पोर्शन को जो है, इसमें आता है लीवर हो गए, ग्लैंड्स वगैरह हो गए, वो सब इसके अंदर काउंट होते हैं। मैंने आपके नोट्स में भी लिखवा दिया है कि लीवर एलिमेंट्री केनाल का हिस्सा नहीं है, आप देख सकते हैं आपके सामने। अब अभी तक वैसे देखिए आपको समझ आ गया होगा 15 मिनट में, क्या ये कोर्स आपके लिए है या फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने ये नहीं करा है जान के आपको खुश करने के लिए शुरुआत की क्लासेस में हिंदी ज्यादा बोल दी, एंड में नहीं बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं करा है। जितनी हिंदी मैं बोल सकता हूँ, जितनी हिंदी मुझे लगता है कि बोलने से काम बन जाएगा, उतनी मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक अगर ना लिए वो ऐसा कुछ नहीं बोला। इससे आपको समझ आ जाएगा क्या ये एजुकेटर मेरे लिए है भी या नहीं है। देखिए आपका समय कीमती है, तो अभी के लिए बहुत इजी टॉपिक चल रहा है। इसमें अभी तक आपको लग भी रहा होगा कि सर ये सब ऑलरेडी हमें पता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे चल के भी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा तब जाके आपको जो है लेवल समझ में आएगा। ठीक है, लीवर के लेफ्ट में एग्जाम्पल लिखा EX। लीवर कौन कंट्रोल करता है, मिठुन सब समझ आ जाएगा समय के साथ, से चिंता ना करें। सीरियल हंसते खेलते हो जाएगा, चिंता ना करें। सीरियल को इतना मुश्किल पेपर नहीं है, बस अच्छे से फोकस करके आपको पेपर तक पढ़ना है। सीरियल आसान है। मैं बिना बात क्लास में मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि पहली क्लास है ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। अरे एक बात बताओ, लोग 5-5 6-6 बार सीरियल निकाल रहे हैं, अपने को तो एक ही बार निकालना है, हो जाएगा। नहीं, आज आपकी क्लास नहीं है, इस क्लास के बाद आपकी अगली क्लास 1 अप्रैल को होगी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब एलिमेंट्री केनाल जो हमारा है,
थोड़ी सी अब ना स्पीड भी बना लेना, क्योंकि ये सब बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिर्फ नोट्स बनवाने के लिए लिख रहा हूँ। इट स्टार्ट्स विद माउथ, ठीक है। माउथ को ही हम बक्कल कैविटी, नहीं आज रात को नहीं है क्लास, इसके बाद 1 तारीख रात 10 बजे क्लास है। माउथ को ही बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी कहते हैं। कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, यानी आपसे कोई कहे डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ या फिर बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया? ऐसी कुछ वन लाइनर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दूसरे नंबर पे ईसोफेगस इज इक्वल टू फूड पाइप। पेपर सीधा पूछता है ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप, विंड पाइप, ये पाइप, वो पाइप, तो ईसोफेगस फूड पाइप है। तीसरे नंबर पे कोई आपसे पूछे कि जे बात यानी जे शेप्ड ऑर्गन कौन सा है, तो आप कहेंगे स्टमक है। अब ये कोई कवि होगा जो डाइजेशन पढ़ रहा होगा, उसी ने ऐसा कहा होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो जे जैसे दिख तो रहा है, बट इतना भी नहीं दिख रहा, मतलब सच बोलो तो उल्टा सी ज्यादा लग रहा है ये। बट कोई बात नहीं, अभी कह रहे हैं कि ये जे है तो अपने को मानना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, है ना। पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, जे जैसा दिख रहा है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन एसएससी पूछता है तो पढ़ाया जा रहा है। जे शेप्ड ऑर्गन जो है वो स्टमक हो गया, और इसके बाद लीफ लाइक ग्लैंड, एक ऐसा ग्लैंड है जो देखने में पत्ते के जैसा दिखता है, इसका नाम है पैनक्रियस। ये पैनक्रियस से अभी मैंने आपकी मीटिंग नहीं कराई है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये है देखिए पैनक्रियस। इसलिए कहते हैं बायोलॉजी के बच्चों को जो है क्लास के अंदर पढ़ाना चाहिए। इन्होंने या तो बैठे होंगे कहीं गार्डन में और वहाँ टॉपिक पढ़ रहे होंगे, इन्हें सब कुछ जो है पेड़ पौधों जैसा लगने लगा होगा, इन्होंने क्या पत्ता है, ना जाने कौन सा पत्ता है, कौन से पेड़ का पत्ता है। बट ये कह रहे हैं कि लीफ लाइक ग्लैंड है, तो मानना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 5वें नंबर पे जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए आप नोट्स में लिखिए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा हिस्सा, लंबे और देखिए लंबाई में ज्यादा है, मोटाई में कम है, ध्यान रखिएगा। लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, फिर भी इसे स्मॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी मोटाई कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है ये सब आपको आगे चल के बता दिया जाएगा। अरे पापी ऐसा कुछ नहीं है, सुबह सुबह ये सब नहीं बन रहा है। अभी रामनवमी गई है, अभी माहौल जरा अलग है, फटाफट नोट कीजिए। एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। छोले भटूरे सुबह सुबह नहीं बन रहे भाई, छोले भटूरे सुबह 8 बजे कोई डिमांड करेगा ना, उसे 100 का नोट दे दिया जाएगा, 200 कि जाओ, वही अभी बताया था ना छोले भटूरे लस्सी वाले, एक खा लेना, एक पैक कराया ना। चलो अब गैस करना बंद करो, आ जाओ फटाफट इधर। मैं रिपीट करता हूँ, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ये जो ईसोफेगस है ना, ये पाइप, ये ना सवाल एसएससी पूछ चुका है 1-2 बार। ये जो पाइप है ना, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, इसका काम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है, खाना यहाँ से लेकर यहाँ पे ले जाना, बाकी सब जगह डाइजेशन होता है। ठीक है, नोट करिए प्लीज। अब कुछ ऐसी बातें लिखूंगा जो आपको सुनने में लगेगी बोरिंग है, बट पेपर नोट से डायरेक्ट सवाल आए हैं, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल, अगर आपको वो पता था तो आपका वो सवाल सही हो जाना था। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। ये जो फूड पाइप होता है विकास, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये जो फूड पाइप है ना, इसके अंदर कुछ ऐसा डाइजेशन नहीं हो रहा, यहाँ का खाना बस यहाँ पे पहुंच जाता है, तो इसका काम ईसोफेगस का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और कोई काम नहीं होता। देखिए ईसोफेगस एक पार्ट है हमारी बॉडी का, फूड पाइप जो है माउथ में होता है, सब बता दूंगा प्रीति, यस माउथ में डाइजेशन होता है। 5 नंबर है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत सबसे लंबा हिस्सा है। आपको आगे चल के सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। देखिए सबसे पहले माउथ से एसोसिएटेड, ये नोट करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, वैसे सजेशन है कर ही लेना। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, उसके बाद ईसोफेगस, ये ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसके बाद याद रखना जो स्टमक है वो कनेक्टेड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन,
कनेक्टेड विद पैनक्रियस एंड लीवर। यहीं से डायरेक्ट सवाल बना था, एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था कि बाइल जूस कहाँ मिलता है जाकर, और ऑप्शन में ड्यूडेनम था, और बच्चों ने जो है न जाने स्टमक ये वो पता नहीं क्या क्या टिक कर दिया। तो ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको ये बात पता होती तो आपका काम बन जाता। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है चीजें एंड हो जाती हैं। चलें आगे। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है। देखिए अब हम एक एक करके सभी ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद बक्कल कैविटी। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी हो तो मैं ऐसे नहीं आपको पढ़ा रहा कि मैं डायग्राम को जूम करके बैठ गया और मैं यहीं आपको बताने लग गया बक्कल कैविटी है, इसके अंदर लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होती है, फिर मैं आपको टंग के बारे में पढ़ाने लग गया। उससे क्या होगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मेरे लिए तो बहुत आराम है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, मुझे बस कर्सर हिलाते जाना है। बट बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कैसे उसे रिटेन कर पाएगा कई महीने, तो इसी वजह से नोट्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि आप उसे रिटेन कर पाए। बिल्कुल ऋषभ, आई टोटली एग्री। बाकी क्या कर सकते हैं, कायदे से स्कूल में डिटेल में पढ़ाया जाना चाहिए, बिकॉज टीचर्स हैव टाइम। स्कूल में बहुत टाइम होता है टीचर्स के पास, बट पता नहीं क्या करते हैं टीचर्स। अनिर्बान, आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, बक्कल कैविटी से शुरुआत होती है। कड़वी बात यह है कि कितने ही बढ़िया स्कूल में आप पढ़े हो, बट शायद ही वो पढ़ाई आपके दिमाग में बची हो। कड़वी बात है, बट यही सच बात है। बक्कल कैविटी के अंदर लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, और टंग आती है, और सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, टंग आती है, और सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं। यानी इसकी जो आउटर कवरिंग है वो लिप्स से बनी हुई है, और अंदर टीथ है, उसके अंदर टंग है, और उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स। अब इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। लिप्स में ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने का, लिप्स नॉर्मल से ही है, मतलब बता देता हूँ आपको। चलें आगे। थोड़ा स्पीड बस दोस्तों बनाए रखिएगा, क्योंकि डेटा जब ज़्यादा होता है तो स्पीड की थोड़ी सी नीड होती है। ये होंठ होते हैं, पता ही होगा आपको, एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला होता है, क्या क्या पढ़ाना पड़ता है ना कई बार। ठीक है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये तीर कमान जैसा दिख रहा है, देखो आपको थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, ये एक तीर कमान जैसा है ना, कि मान लेते हैं यहाँ पर आप जो है एक तीर रखेंगे और उसे फायर करेंगे, कुछ कुछ वैसे, इसलिए इसे क्यूपिड्स बो कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी तो कुछ भी ऐसा। इसे फिल्ट्रम बोलते हैं जो पोर्शन उठा हुआ होता है, या आपको अपना ही चेक करना पड़ेगा, मेरा फिल्ट्रम कहीं खो चुका है। ठीक है, तो ये फिल्ट्रम होता है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन होता है इसे फिल्ट्रम कहते हैं। बाकी अपर लिप है, लोअर लिप है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। चलो आते हैं जी काम की बात पे। अब नोट्स में लिखिए टीथ। बेसिक सवाल आते हैं लेकिन बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले टीथ कितने होते हैं, 32। तभी तो इसे 32 कहते हैं। कईयों की अभी हो सकता है आप में से 28 हो, आखिरी वाला एक दांत ना आया हो, बट जहां तक मुझे लगता है आप एसएससी की तैयारी करें तो 32 लायक आप पहुंच चुके होंगे। अब ये 32 दांत ना ऐसे ही कहीं पर भी नहीं लगे हुए, ये प्रॉपरली अरेंज्ड सेट है। ठीक है, 8 × 4 सेट्स। काम कुछ नहीं है, बस वो बॉडी का ऑर्गन है विवेक, मतलब बस है वहां पर इसलिए पढ़ाया गया, बस उसकी शेप है और कुछ नहीं है। 8 × 4 सेट, यानी अगर मैं आपके दांत बनाऊं, एक ऊपर होगा एक नीचे की तरफ भी होगा ऐसा। अगर मैं ऊपर वाले को ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ पर आपको 2 दांत देखने को मिलेंगे, उसके बाद एक हल्का सा नुकीला दांत देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है 2 दांत ऐसे देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 3 बड़े ही तगड़े दांत होंगे ऐसे पीछे की तरफ। हो सकता है आखिरी दांत अभी आपका ना आया हो। यही दोस्ती का भी, जिंदगी दोस्ती का भी ऐसे ही कुछ चलता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दोस्ती होती है तो एकदम स्मूथ, सामने वाला इंसान बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर का जो नुकीलापन है वो हमारे सामने आता है, फिर फालतू बातें उसके सामने आती है, और फिर तो जाके एंड में हलवा हो ही जाता है। यानी हमारे जो दांत हैं दोस्तों, उसमें आपको 4 तरीके के दांत देखने को मिलते हैं। पहले जो 2 दांत हैं यहाँ पर, इन्हें इंसिजर्स कहते हैं। उसके बाद जो एक दांत है उसे कैनाइन कहते हैं। यानी अगर मैं इंसिजर आपसे पूछता हूँ कितने हैं तो आप कहेंगे जी इंसिजर हैं 2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कैनाइन्स कितने हैं तो आप कहेंगे 1। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये प्री मोलर कितने हैं, प्री मोलर, प्री मोलर, ये है प्री मोलर कितने हैं जी, 2। प्री मतलब पहले, मोलर मतलब मोलर से पहले। और उसके बाद मोलर कितने हैं हमारे, मोलर 1, मोलर 2, मोलर 3, मोलर है हमारे 3। ठीक है, तो टोटल होगा यहाँ पर 8, लेकिन 8 के हैं टोटल 4 सेट, तो होगा टोटल 32। तो सीजीएल 18 में एक सवाल पूछा गया था, हमारे पास कितने कैनाइन्स होते हैं, तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो क्या आप सबको 4 से मल्टीप्लाई करके नहीं बता सकते?
4 का टेबल तो अपने को आता ही है, 4 एकम 4 दूनी 4 दिया, बता देंगे। उसका आंसर कैनाइन था। इसे अब हम डॉक्टरों ने क्या करा है, फैंसी भाषा देने की बड़ी कोशिश करी है। उन्होंने इसे डेंटल फॉर्मूला बोल दिया कि इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर लिखे तो 2 1 2 3 2 1 2 3 जो है इसे कह दिया है। पेपर आपसे पूछता है कि एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, 2 1 2 3। अब इसमें दोस्तों जो आखिरी वाला दांत है ना, ये वाला, ये सबसे लेट आता है और ये बिना बात की है वहां पे बस। इसे हम कहते हैं विजडम टूथ, अक्कल दाढ़, सुना होगा आपने। ये एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी है तो, पर पता नहीं क्यों है। जैसा हमारे जीवन में यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील का रोल है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है इसका रोल है। ये है तो, पर पता नहीं क्यों है। वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना, हम कच्चा खाना खाते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा चबाना पड़ता था, तो इस भगवान ने हमें दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अरे भैया छोले-भटूरे देना, अरे भैया दही देना थोड़ी-सी, मोमोज़ देना। मेहनत ही नहीं लग रही कुछ, रियल का फ्रूट जूस पी रहे हैं। पहले फल को जो है चबाकर, संतरा पहले आपको चबाना पड़ता था, तब उससे जूस निकलता था। अब आप क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, पी जाते हैं। अरे भैया ज़रा बनाना बढ़िया करके जूस, बढ़िया करके बनाना भैया। बढ़िया करके क्या कर रहा है, उसमें पानी मिला रहा है, उसमें चीनी मिला रहा है, उसमें नमक मिला रहा है आपके लिए। बढ़िया करके आपने कहा है, तो स्पेशल डिमांड के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। तो अब विज़डम टूथ का कोई खास काम हमारी बॉडी के अंदर नहीं। ठीक है जी? अब जो छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे-मुन्ने से बच्चे होते हैं, उनके पास ये सारे दाँत तो होते नहीं। तो उनके जो दाँत होते हैं, उनका फ़ॉर्मूला अलग चलता है। जो इन्फैंट्स होते हैं, उनका फ़ॉर्मूला है, उनके पास टोटल दाँत होते हैं 20, 20। हमारे पास जो टोटल दाँत होते हैं, वो होते हैं 32। इनके पास टोटल होते हैं 5 इंटू 4 सेट, दैट इज़ 20 टीथ। और इनका कैसे चलता है, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर में ये चलता है 2 1 0 2। अरे चाइल्ड ले लो यहाँ पे, चाइल्ड। ठीक है? वैसे इन्फैंट्स के पास भी दाँत होते हैं। ठीक है? मेरे पास एक प्राइवेट इन्फैंट है, मेरा बेटा, उसके दाँत है, बहुत ज़ोर से काटता है वो। तो विश्वास करिए दाँत होते हैं, बट चाइल्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है? तो टोटल यहाँ पर दोस्तों हो जाएँगे 5 इंटू 4 यानी 20। ठीक है? अब पेपर आपसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछ सकता है कि एडल्ट में, ये बस सुन लेना, ये नोट नहीं करना, ब्लैक वाला पोर्शन नोट नहीं करना है। एडल्ट में और चाइल्ड में कौन से वो दांत हैं जो कि काउंटिंग में सेम होते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कहेंगे देखो सर जी, बात ऐसी है कि इंसिजर दोनों में सेम है। देखो, उसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 हैं। अब वो पूछेगा चाइल्ड के पास या इन्फैंट के पास कौन से दांत नहीं होते? बताइए। प्रीमोलर, ठीक है जी। आपने हाथी तो देखा होगा जीवन में कभी ना कभी टीवी में, हो सकता है आप हाथी पे बैठे भी हो, बचपन में आपके घर के पास हाथी आया हो, आपके घर वालों ने ₹5 दिए हो कि बच्चे को हमारे घुमा लाओ कहीं, आप घूम के भी आए होंगे, है ना? नहीं देखा कोई बात नहीं, विश्वास करना, एक हाथी होता है इस दुनिया में, ठीक है? वो हाथी जो है एसएससी के पेपर में पूछा जाता है, इंसानों से पूछा जाता है कि हाथी के जीवन के बारे में बताइए, क्या समय आ गया? एलिफेंट के जो टस्क्स होते हैं ना, जो दिखाने वाले दाँत होते हैं, ये होते हैं अपर इंसिजर्स। पेपर का सवाल है, ठीक है? यानी हाथी के जो 2 दिखाने वाले दाँत होते हैं, ये एक्चुअली जो है इंसिजर्स होते हैं, यानी सबसे पहले वाले 2 दाँत होते हैं, समझ पा रहे हैं? यानी यही दाँत उसका जो है बड़ा हो जाता है। और लेकिन जो वॉलरस वगैरह होते हैं, वॉलरस हो गया या हिप्पो हो गया या पिग हो गया, इनके जो ये जो दाँत होते हैं, ये कैनाइन्स होते हैं, समझ पा रहे हैं? यानी अगर आप एक हिप्पो को देखोगे तो उसका हो सकता है कुछ ऐसा सेटअप लगा हुआ। फ़र्क आपको समझ आ गया? पेपर आपसे पूछेगा जो हिप्पो के बड़े दाँत होते हैं या फिर जो पिग के बड़े दाँत होते हैं, वो कौन से होते हैं? जी आप कहेंगे कैनाइन। फ्रेम वो गैप फिल हो जाएगा, आप चिंता ना करें, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वो गैप इसलिए रखा गया जिससे उसमें क्लासेस में ऐड कर सकें। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कंटेंट अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो जो आपको शायद ना आता हो या जिसमें आप कमज़ोर हैं। जब शुरू में ईसोफेगस बक्कल कैविटी वगैरह बोल रहा था तब 100% आपको पहले से पता था। अब हो सकता है वो 100 की जगह 99 हो गया हो। धीरे-धीरे आपको और न्यू कंटेंट जो है बाय द एंड ऑफ द क्लास, जो कि करीब 20-25 मिनट के बाद हो जाएगी, आपको जो है काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। अंजलि, एक्चुअली क्या है ना, सभी एनिमल्स के पास सारे अधिकतर सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। ये वो लिखवाएँ कइयों के दाँत अलग से बाहर निकले होते हैं। जैसे रैबिट रैट के दाँत बाहर नहीं निकले, तो ये वो लिखवाएँ जिनके दाँत अलग से बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है? जनरली जो एनिमल्स होते हैं जिनके आप अलग से 2 दाँत देखते हो ना बाहर की तरफ, वो कैनाइन्स होते हैं, बट एलिफेंट के केस में वो इंसिजर्स होते हैं। चलो जी, आगे चलते हैं।
अब आ जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में। देखिए, हिंदी वाले बच्चों से मैं एडवांस में माफी मांगना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको काफी तकलीफ होगी। दो रास्ते होंगे आपके पास। एक रास्ता जो आसान रास्ता है वो ये है कि नाराज होकर बुरा मान के आप सोचो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं जाके सो जाऊंगा, ठीक है, या मैं कहीं और पढ़ लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, दुनिया तबाह कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर मैंने यहाँ पर बोला सब मैंडिकुलर प्लांट, तो क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार उसे हिंदी में पढ़ लेना, बस हिंदी में उसकी फोटो देख लेना, आपका काम क्लियर हो जाएगा, आप उसके नीचे हिंदी लिख लेना। ये है दो रास्ते। अब आपको जो रास्ता आपके लिए बेस्ट रहे आप वो जो है लिख सकते हैं, ठीक है, वो उस रास्ते पे चल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये होते हैं तीन पेयर, तीन पेयर, ठीक है। इसके अंदर याद रखेंगे पैरोटिड। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं अब क्या पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाऊंगा मैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। देख के चीटिंग करके बता दो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है। आप कहेंगे ये होता है पैरोटिड। ये भी नोट्स में लिखवाऊंगा, चिंता मत करना, पहले सीख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है। दूसरे नंबर पे जो है एनसीईआरटी, एक सिंगल एनसीईआरटी नहीं है विकास, ये मल्टीपल एनसीईआरटी का इस्तेमाल करके काफी सारी साइड बुक्स हैं, कैंडिडेट वगैरह, ये वो एसएससी के प्रीवियस पेपर तब बना है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो 9th की एनसीईआरटी में शायद ये होना चाहिए। पैरोटिड जो है सबसे लंबा होता है। क्या ये गाल की तरफ है? कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग लगा लेना इस क्लास की। जी हाँ, ये इनसाइड द चीक्स होता है, गाल के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इसी तरीके जो माउथ का फ्लोर है वहां पर सब मैंडिबुलर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मेरा तो आप नहीं देख पाएंगे, अपना देखिएगा। यहाँ पर कई बार बहुत खट्टा खाते हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा दर्द सा नहीं होता अलग सा, वो वाला लोकेशन आप इमेजिन कर सकते हैं। तीसरा होता है सब लिंगुअल। ये होता है टंग के नीचे की तरफ। ये आपने डेफिनेटली कभी ना कभी देखा होगा जब आप बिल्कुल वेले बैठे होंगे अपने जीवन में, तो हो सकता है आपने देखा हो कि भाई क्या क्या है मेरे माउथ में, तो हो सकता है आपने अपनी टंग के नीचे कभी से नोटिस किया हो। क्या आपको तीनों की लोकेशन समझ आ गई? गाल, पैरोटिड, यहाँ पर सब मैंडिबुलर, ठीक है, और टंग के नीचे की तरफ सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, ये भी दो होंगे हमारे पास, समझ पा रहे हैं ना, वन ईच साइड ऑब्वियसली। और ये जो है होगा कहाँ पर? इनसाइड चीक। और ये होता है लार्जेस्ट ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। इतनी लंबी कहानी लिखने का जो पर्पस है वो ये है कि कल को आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे और आप पैरोटिड पे टिक कराए तो लीवर तो बेचारा रो के आत्महत्या कर लेगा, पैनक्रियास कहेगा तू चल मैं आया, क्योंकि वो एक्चुअली सबसे बड़े ग्लैंड्स हैं। ये इन तीन टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर सबसे बड़े ग्लैंड्स हैं। फिर बच्चा मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, कहेगा सर आप ही की वजह से जो है मेरे जो नंबर 360 आने से वो 260 आए हैं, क्योंकि आपने मेरा एक सवाल गलत करा दिया और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया और मैं 100 नंबर अपने कटवाया। मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड, ऑब्वियसली ये भी दो ही होंगे, और ये होंगे फ्लोर ऑफ माउथ। दोनों तरफ एक एक सुकृति, जैसे टंग के नीचे आप देखोगे एक इस साइड एक इस साइड होगा, ऐसे दो गाल है तो दो होगा, यहाँ पर भी दो होते हैं। आप कभी ज्यादा खट्टा खा के देखेंगे तो आप समझेंगे हल्का एक इस तरफ, दोनों तरफ हल्का हल्का महसूस होता है। सब लिंगुअल भी दो ही होंगे, बिलो या फिर अंडर टंग। गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं आती, ठीक है, समझ पा रहे हैं, टंग के नीचे की तरफ। हाँ, वो फ्लोर ऑफ माउथ लिख दिया, उसे एक्चुअली अंदर की तरफ होते हैं तो उसे मैंने फ्लोर ऑफ माउथ लिख दिया, आप देख सकते हैं। सब मैंडिबुलर जो है वही जो आप नेक के पास कह रहे हो ये वाला ही है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी। आज की क्लास में अगर आप लेट आए हैं तो आपको पूरी पूरी माफी दे दी गई है, क्योंकि उसका रीजन आप नहीं मैं खुद हूँ। मेरी ये क्लास रात को 10 बजे होनी थी बट किसी टेक्निकल इशू की वजह से आज सुबह हुई है, तो इट इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली क्लास 1 अप्रैल को रात 10 बजे होगी, उस क्लास में आप टाइम से आ जाइएगा और इस क्लास को देख के आइएगा, ठीक है। आई होप नोट्स आप बना रहे हैं, साथ साथ आगे चलते हैं। सलाइवा यानी लार जो है, इसमें मेनली होता है पानी। मोर देन 90% जो है इसके अंदर पानी ही होता है मेनली, वाटर, मोर देन 95%। बट जो बाकी 5% है वो बड़ा काम का होता है और इसमें पाया जाता है टाइलिन। PTAY भी आप लगा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। ये एक एंजाइम होता है
और इसका जो काम है ना वो होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तभी तो हमने कहा कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइलिन को ही जो है इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन एमिलेज, ऑल्सो नोन एज, ठीक है जी। इसीलिए हम कहते हैं डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। अब पहला सवाल बनता है किसका? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में ही ग्लूकोज स्टार्च वगैरह आते हैं। दूसरे नंबर पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टाइलिन देखने को मिलता है। नोट कीजिए। मैं बता देता हूँ। देखिए सवाल पूछेगा आपसे कि क्यों डाइजेशन यहाँ पे होता है, किसकी वजह से, तो आप कहेंगे यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। ये टाइलिन वो एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी का जो सलाइवा है उसके अंदर पाया जाता है, जो कि जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ऑफिसर मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ, मैं आपसे गैस कराना चाहूंगा आपका आंसर क्या होगा। स्टार पर क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड आप सबको क्या लग रहा है देखने को? सबलिंगुअल लग रहा है ना, वो बिल्कुल सही है। मैं लिख देता हूँ, सही करा आपने, पूछ लिया। कभी भी ऐसा कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। किस चीज का डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट्स का। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे स्टार के आगे लिखा है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। टाइलिन यही वाला टाइलिन है, ये टाइलिन, ये टाइलिन, ये टाइलिन सब सेम है। इसमें मैंने ए इसलिए लगा दिया है जिससे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पेलिंग इसकी दोनों सही है। जैसे ईसोफेगस की 2 स्पेलिंग होती है, इसकी भी आप 2 स्पेलिंग मान सकते हैं। आपने ए लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा मैंने यहाँ पर जो है, आप सही कह रहे हैं, एल होगा ना, आप अच्छे इंसान हैं। मैं ही पापी निकला। ठीक है, एक्चुअली स्पेलिंग इसकी ना यही वाली ज़्यादा सही है, बट कई किताबों में आपको ये भी दिख जाती है। आप ए चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, PTYA हुआ। कम से कम इस बहाने याद तो हो जाएगा है ना, कम से कम ध्यान तो गया स्लाइड में। अभी तक तो सब ऊपर ऊपर से ही था, कम से कम फोकस तो बना, टाइलिन याद हो जाएगा कम से कम। इसे भी लिख दें, ए लगा दें इसमें भी। और बताइए। नहीं नहीं सही है। ठीक है विकास, चलें आगे दोस्तों। लेकिन नोट्स आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने होंगे, बिकॉज जब हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली समय लगता है, तो वो समय बहुत लंबा कोर्स नहीं हो जाए उसके लिए थोड़ा सा स्पीड आपको मेंटेन करनी होगी। अब होगा क्या दोस्तों, खाना जो है अपने गले में जाएगा, गले से नीचे की तरफ जाएगा। दोनों सही है अभिषेक, एक्चुअली दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ से दोस्तों खाना जब अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, तो क्या इस खाने के अंदर आपको फूड के साथ साथ सलाइवा भी देखने को मिल रहा है? क्लास आपकी जो है करीब 8:45 तक चलेगी, तो इसे जो है ना क्या बोलेंगे? बोलस। यानी जो लुढ़क के नीचे की तरफ जा रहा है। अरे बोलो क्या आए हो? बोलस। अरे बोलस भाई, समझ पा रहे हैं? यानी जो खाना बक्कल कैविटी और ईसोफेगस के बीच में पड़ा है, जिसमें फूड और सलाइवा दोनों है, उसे बोलस बोला जाता है। क्या बात को आप समझ पाए हैं? ईमानदारी से बताएंगे। अभी काफी डिटेल में चलेंगे हम लोग। देखिए ऐसे लिखिए, बक्कल कैविटी से यहाँ लिखेंगे ईसोफेगस, यहाँ लिखेंगे स्टमक, और यहाँ पर लिखेंगे फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल टू बोलस। यानी बोलस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, यस अंकित, कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो पार्शियली डाइजेस्टेड है? पार्शियली, अभी पूरे तरीके डाइजेस्ट नहीं हुआ, इतना भी ताकतवर नहीं है हमारा सलाइवा। पार्शियली, पार्शियल डाइजेशन,
पार्शियली डाइजेस्टेड। क्या जो फैट है दोस्तों उसको उसके बारे में हमने कुछ भी पढ़ा है? अनडाइजेस्टेड है। प्रोटीन जो है वो भी अनडाइजेस्टेड है अभी के लिए। पेपर आपसे ऐसे पूछ सकता है, इन बोलस विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ऐसे करके दे सकता है, फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोलस, तो कहेगा फैट इज अनडाइजेस्टेड, करेक्ट हो गया। प्रोटीन इज पार्शियली डाइजेस्टेड, गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट इज अनडाइजेस्टेड, गलत हो गया। अभी काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम दोस्तों चीजों को। चलो आगे चलते हैं। अब जो हमारा ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस नोट करिए, आराम से नोट करिए, मैं थोड़ा शायद स्पीड में लिख रहा हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए बात को ध्यान से सुनिए। हमने क्या करना है ना, 3 दुश्मनों को मारना है। 3 दुश्मन वो कौन-कौन है? अमर, अकबर, एंथोनी। अब हम इन्हें पीटने के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहाँ पर हमने सलाइवा इनके ऊपर डाला, ठीक है? तो अमर भाई जो है ये पार्शियली वीक हो गए, पार्शियली ये जो है डाउन हो गए, लेकिन ये अभी भी जो है वहाँ पर बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मटेरियल को मिलाकर इसमें और केमिकल बाजी करेंगे अपने पेट के अंदर। तो उसमें क्या होगा, अकबर भाई भी थोड़े से वीक हो जाएंगे। उसके बाद हम इस फैट को तोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? यानी जो हमारा सलाइवा है उसने क्या करा है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फैट प्रोटीन अभी भी वैसे के ही वैसे हैं। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। कई बातें क्या होता है ना, देसी तरीके ज्यादा समझ आती है, इसलिए ये सब बातें बीच बीच में करता रहता हूँ। सीजीएल में ऑन एन एवरेज बायोलॉजी के 3 से 4 सवाल आते हैं ऑन एन एवरेज। सब कुछ कराया जाएगा, रहते कंप्लीट बैच है साइंस का। आगे चलते हैं, अब आते हैं जी ईसोफेगस में। ईसोफेगस मसल से बना होता है, याद रखेंगे, बोन नहीं होती है। मस्कुलर होता है, इसमें बोन नहीं होती। और इसके अंदर होता है एक मोशन जिसे आप पेरिस्टैल्टिक मोशन कहते हैं, ठीक है अक्षय? जिसे आप पेरिस्टैल्टिस भी कह सकते हैं। मैंने क्या करा, पहले आपके लिए मेन बात लिख दी है, अब उसे आराम आराम से समझाता रहूंगा। आप इसे नोट करिए जब तक मैं समझा देता हूँ। हमारा जो ईसोफेगस है एक ऐसा पतला सा पोर्शन होता है जिसके अंदर खाना आता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमें कायदे से चबानी चाहिए थी, लेकिन हमने चबाई नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम तो बस चबाना तो छोड़ दो, हम बस उसे छू के आगे निकलते हैं, बस टच करा के। बस जैसे होता है ना, रिश्तेदारों के पैर छूने तो ऐसे होते हैं पूरे छू के, हम ऐसे हल्का सा, अरे क्या हाल है, वैसे करके। यहाँ पर भी जैसे हमें खाने को मुंह के अंदर रोक के चबाना चाहिए, रुकना तो छोड़ो, वो तो मोमोज भाई जाते जाते कहीं छू गए तो छू गए, वरना गए। तो क्या होता है, कई बार हम बड़ी चीज खा लेते हैं, वो बड़ा बोलस क्रिएट हो जाएगा ऑब्वियसली, वो बड़ा बोलस इसके अंदर तो उतर नहीं पाएगा। तो ये एनाकोंडा के जैसा होता है। एनाकोंडा को आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो क्या करता है, पूरी बकरी खा जाता है, पूरा इंसान खा जाता है, और उसके बाद वो वहां से मोटा हो जाता है। इसका भी कुछ वही हाल है कि यहाँ से हल्का सा चौड़ा हो जाएगा जिससे कि वो बोलस यहाँ पे आ जाए। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है ये बोलस नीचे की तरफ आएगा, तो ये हल्का सा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद ये और नीचे की तरफ आ जाएगा, उसके बाद ये और नीचे आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, ज्यादा कलाकारी की अब जरूरत नहीं है। यानी खाना यहाँ से नीचे की तरफ आते जा रहा है, और ये मोशन जो है, इस मोशन को जो इस पेट के अंदर हो रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मोशन बोलते हैं। पेरिस्टैल्टिक मोशन बोला जाता है, शब्द आपको ध्यान रखना है। उल्टी आने पर ये उल्टा हो जाए, नहीं 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 नहीं, उल्टी आने पे ये खाना ऊपर की तरफ वापस आ जाता है, ये आप सही कह रहे हैं। जनरली कई कई बार क्या होता है कि आप ऐसा कुछ खा लें जो आपका पेट एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में उल्टी आ जाती है, तो खाना यहाँ से वापस आ जाता है। रिपीट करता हूँ, देखिए ये है आपका ईसोफेगस, राम राम, ठीक है? अब क्या होगा, ये ऊपर से हल्का सा खुलेगा, खाना इसके अंदर आ गया है। खाना है क्या मेरे पास कुछ? खाना तो अभी नहीं है, मान लेते हैं खाना इसके अंदर आ गया है, ये खाना है, अभी इससे ही काम चला लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये हल्का सा खुलेगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? हाथ मेरा यहाँ से खुल गया है और नीचे, और इस तरीके जो है फाइनली ये जो है, पेन को फेंकूंगा नहीं, ये जरा पेन टेप वाला पेन है, ठीक है? तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। पेरिस्टैल्टिक मोशन, ये मोशन होता है, ये जो ईसोफेगस ऐसे खुलता है, उल्ट, समझ पा रहे हैं ये वाला मोशन? अब क्या ये सब करके दिखाऊं, डपली बजा के दिखाऊं आपको क्लास में? नहीं ना बेटा, तो फटाफट बस समझ जाओ, ऐसी बातें मत करो। वेव लाइक मोशन, यस। आगे चलते हैं, ये कहाँ जा रहा है जी, टू स्टमक। हंसते खेलते पूरा बैच कंप्लीट करा दूंगा, सब तैयार हो जाएगा, बस क्लासेस ईमानदारी से लगाते रहना। अब फाइनली आ गया पेट में। ये जो ईसोफेगस होता है मनीष, ये हड्डी का नहीं बना होता, ये मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, ये बताया है,
ठीक है, अब क्या होगा, ये खाना हमारे पेट में आके गिरा, वही जेब बात में जे शेप्ड ऑर्गन तक खाना पहुंच चुका है, यहाँ तक खाना आ चुका है, ये बोलस 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 यहाँ पे आ गया है खाना। अब क्या होगा, यहाँ पर खाने पे डाला जाएगा एसिड, मोमोज पे, और उसका होगा डाइजेशन यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पेट के अंदर क्या होता है। चलो जी, हमारे पेट के अंदर ना बड़ा सारा एसिड होता है, हमारी जुबान में भी एसिड होता है, कई लोगों के आपने देखा होगा, कई लोगों के पेट में भी एसिड होता है, पेट में तो सबके होता है, कई लोग उसे जुबान पे भी ले आते हैं, जब उनसे बात करोगे तो आप समझ जाओगे कि बड़ा ही पापी इंसान है। तब HCl का काम क्या है, बात पहुंच चुकी है स्टमक पे। स्टमक के अंदर पाया जाता है HCl। हमारे पेट के अंदर ना ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, वहां पर ये बनता है। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाली लैंग्वेज यूज करके लिख रहा हूँ, इंग्लिश जिसे आप कहते हैं, स्टमक के ऑक्जेंटिक सेल्स में बनता है। आप भी चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रिएटेड इन ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक। बट ऐसे में क्या है ना, रिवीजन पे दिमाग पे लोड नहीं पड़ता। हम सोकर, जी हाँ सपना, ये मोशन होता रहता है हमारे ईसोफेगस में, तो खाना चला जाता है। बाकी सोकर खाना नहीं चाहिए, वो मतलब हिंदी में ऐसी चीज को पाप कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन, ऑब्वियसली डाइजेशन में मदद करता है। ऑक्जेंटिक, OXYNTIC। और क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अभी बैक्टीरिया कहाँ से आ गए, अरे बैक्टीरिया वो जो खाया है आपने, अरे भैया पानी पूरी बहुत ही स्वाद है, अरे भैया मजा आ गया, मोमोज में चटनी डालिए जरा इसमें, उसमें बथेरे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, वो होता है 1.5 से 1.8। देखो घर पे कितनी बढ़िया चाउमीन बना दो, थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ इस बात को, घर पे कितनी बढ़िया चाउमीन बना दो, मजा तो वो ठेले वाली चाउमीन में ही आता है, 40 की प्लेट में, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें जो केमिकल डाले जाते हैं वो आपको पता ही, असली स्वाद तो उसी में है ना। आगे चलते हैं। If secreted in excess, it causes acidity। थोड़ा तेज बोलो, तेज बोलने में क्या, अरे भैया घर की चाउमीन सबसे स्वाद होती है, क्या बात कर रहे हो। इफ secreted in excess, it causes acidity। ठीक है, अब एक और ये काम करता है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, पेप्सिन एंड रेनिन। देखिए सारी हंसी मजाक चलते रहेंगे, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस हम चुटकुलों में ही रह जाए, चुटकुले ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं दिमाग शांत रखने के लिए, फोकस बनाए रखने के लिए, बट सिलेक्शन इज प्राइमरी, ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। ये आपको पता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे अभी जो है रामनवमी थी, उससे पहले अष्टमी थी, जैसे मेरे घर में अष्टमी करी जाती है, तो उसमें क्या होता है, पूड़ी बनेगी, छोले बनेंगे और साथ में हलवा वगैरह बनेगा। तो मतलब मान लेते हैं किसने कुछ एक्सेस में खा लिया, तो एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज हमारे पेट में एक्सेल कई बार एक्सेस में निकल जाता है। ये लिखा गया पेप्सिन एंड रेनिन, PEPSIS और RENIN। अब जब एसिडिटी हो जाती है तो इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ है इनो, डाइजीन, ये सब चीज़ें। और एसिडिटी का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन वो है अल्टीमेटली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा है ये, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशिया। ये बेस होता है जो कि एसिडिटी को शांत कर देता है। गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, आज तक कोई बात नहीं। जो बच्चे लेट आए हैं वो इस क्लास को शुरू से देख लीजिएगा, और बाकी उसके बाद 1 अप्रैल रात 10 बजे आप लोग मुझे मिलिएगा। 1 अप्रैल तो कल ही है, मैं 1 अप्रैल को बोले जा रहा हूँ। चलें आगे। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, जो एसिडिटी हो जाती है हमें आसानी, उसमें क्या होता है कि हमें कोई बेस चाहिए उसे शांत करने के लिए, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, एसिडिटी को शांत करने के लिए बेसिक चीज चाहिए। तो हम पीते हैं इनो, गैसोपास, डाइजीन, ये वो सब चीजें। उन सभी के अंदर अगर आप उसका बैठ के उसका सॉल्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको MgOH होल ट्वाइस लिखा दिखेगा, जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एसएससी कहता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्योंकि मैग्नीशियम है, मिल्क क्योंकि हल्का व्हाइटिश कलर का ये होता है, इस वजह से। आज आपकी क्लास शाम 7 बजे है, उसके बाद कल आपकी क्लास है। चलें आगे। तीनों में MgOH होल ट्वाइस होगा, बिल्कुल होगा। ये पीएच आप समझते हैं ना, पीएच क्या होता है, दिस पीएच इज एक्चुअली, वैसे तो केमिस्ट्री का टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ भी बता देता हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर की जगह आपको पोटेंशियल भी लिखा दिख सकता है,
और सबसे इंपॉर्टेंट तो जो रहता है वो रहता है पोटेंजी, जहाँ से ये शब्द बना है, ठीक है। ये आपको पता ही है 0 से 7 से 14 वाला केस, ये एसिडिक है। जितना आप जो है 7 से 0 जाएंगे ज़्यादा एसिडिक होगा, 7 से 14 जाएंगे तो बेसिक होगा। अच्छा शिव, ठीक है प्रीति, चलिए आगे दोस्तों। बहुत बढ़िया है शिव। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स क्या चीज़ है। एंजाइम्स होते हैं नेचुरल कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है सर, बताते हैं। देखिए कैटलिस्ट एक ऐसी पीएच की फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर या फिर पोटेंस। अगर आपको तीनों दिख जाए तो पोटेंस पे टिक करिएगा, पोटेंस ना दिखे तो पोटेंशियल पे, वो भी ना दिखे तो पावर पे। नेचुरल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में खुद एंड प्रोडक्ट में नहीं जाते। प्रोटीन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जैसे कि मैं आपके जीवन का कैटलिस्ट हूँ, क्या मैं आपका पेपर देने जाता हूँ? नहीं। लेकिन क्या मैं फिर भी आपके सिलेक्शन के चांसेस को ऑल्टर कर रहा हूँ? मैं ऑल्टर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी चेंज कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसी चीज़ को कैटलिस्ट बोला जाता है, जो कि ना ही रिएक्टेंट का हिस्सा है। रिएक्टेंट में कैटलिस्ट को डाला जाएगा और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, और थोड़ा सा जल्दी बनेगा या धीरे बनेगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। एक्चुअली ये जो कैटलिस्ट है या एंजाइम्स है, ये बस नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम कहते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट पाए जाएंगे उन्हें एंजाइम कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ऑल्टर, जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें भी जो पॉजिटिव होंगे वो तेज करेंगे, जो नेगेटिव होंगे वो धीरे कर देंगे। कह सकते हैं आकांक्षा, अच्छा वो होता है जो कि रास्ते में बनता है। ये शुरू से एंड तक रहता है, बट ये रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। बस रितिका, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल आशा, एक्टिवेटर भी आप इसे कह सकते हैं। आप लोग जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है, बट उसके अंदर भी जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है वो बताने की कोशिश करी जा रही है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये है प्रोरेनिन। ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसे पता ही नहीं था कि ये बड़ा शक्तिशाली है, एहसास नहीं था इसे, बस ऐसे ही घूम रहा था, धक्के खा रहा था। एक और चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेप्सिनो। ये HCl से मिला। HCl ने इसे बताया था, तुम्हें पता भी है। प्रोमैक्स, तुम एक्टिवेट हो जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, और ये बन गया रेनिन। जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिखें। ऐसे ही एक्टिवेट हो गया, बन गया पेप्सिन, ठीक है। यानी इसने क्या करा, गाना गाया। कौन सा? माना कि मुश्किल है सफर पर तुम हो मुसाफिर। समझ गए ना? पूरा गा दूंगा तो यूट्यूब शॉर्ट्स बन जाएगा, उतना टाइम है नहीं मेरे पास। यानी ये जो है एक्टिवेटेड फॉर्म, कुछ भी नहीं होगा उसे देख के। कड़वी बात यह है कि जिसकी वीडियो देख रहे हो उसने चुपचाप बैठ के जो है अपनी पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया है, और आप कल भी वीडियो देख रहे थे, आज भी वीडियो देख रहे हो। रिएक्ट नहीं कर रहा अंकित, एक्चुअल रिएक्शन नहीं हो रहा सोटो से, ये एक्टिवेट कर रहा है। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। एक्टिवेट्स एंजाइम्स, HCl एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, उसी को बस मैंने एक्टिवेट यहाँ पे करके बताया है कि पेप्सिन और रेनिन जो है ये बना देता है। ठीक है जी। सच बात तो ये है दोस्तों कि कभी हमने ढंग से उस लेवल का एफर्ट करा ही नहीं, कड़वी बात बोल रहा हूँ। बट जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है ना, आपका जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होगा कि आपने वो 100% नहीं दिया। आपको पता है ये बात, काश वो दे देते। मतलब वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। आप इंटरनली जब आपको समझ आएगा तब 100% हो ही जाएगा सिलेक्शन। देखो पेप्सिनोजेन जो है ना अदिति, कुछ ऐसा है कि एक अनएक्टिवेटेड फॉर्म, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। इस पेज को ध्यान से समझो। पेप्सिनोजेन एक ऐसी चीज है जो अभी जैसे आपके घर में आटा होता है, आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, वैसा आटा है। आपने उसमें पानी डाला है और अब आपने उससे क्या करा, डो बना दिया, उससे आपने रोटी बना दी। पेप्सिनोजेन हमारी बॉडी में कहीं पड़ा हुआ था, इस पे HCl गिरा और उससे बन गया पेप्सिन। यानी ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बना दिया है, और ये पेप्सिन क्या करेगा, जाके प्रोटीन पे अटैक करेगा। क्या आप समझ पाए हैं? ये शांत फॉर्म है जो एक्टिवेटेड नहीं है, जो रिएक्ट नहीं करेगी। बट पेप्सिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, ये आगे जाके रिएक्ट करेगी। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अभी समझाता हूँ। ये अनएक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड चीजें हैं और ये एक्टिवेटेड चीजें हैं। अब ये एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन क्या करेगा, जाग गया। अब प्रोटीन दिखेगा पेप्सिन को,
और प्रोटीन पे जाके पेप्सिन अटैक करेगा और इससे बना देगा पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। समझ पा रहे हैं? देखो कहानी कुछ ऐसी है कि प्रोटीन आए हैं हमारे घर में मेहमान। अब मेहमान आने से पहले क्या होता है, सुबह-सुबह मान लेते हैं कि इस दिन 10 बजे मेहमान आ गए, तो आपको आपकी मम्मी एक्टिवेट करती है ना, वो कैसे एक्टिवेट करती हैं, वो आपके घर के माहौल के ऊपर है, पंखा बंद होता है, चद्दर हटती है या डाँट पड़ती है या ताने मिलते हैं, आप एक्टिवेट हो जाते हो। तो यहाँ पर एचसीएल वो मम्मी वाला काम है, ये हम सोए पड़े थे, ये वो हैं, ये हम एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होते ही क्या करेंगे, हमें मेहमान दिख गए, अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ के रख देगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोटीन जो कि हमारे मेहमान है जाती है उनके पैर छूने, "अरे आइए, आइए, अरे, अरे आप ही का इंतज़ार था, आप ही के लिए तो 4 बजे से योगा कर रहा हूँ मैं, आपको सहना है ना मुझे।" यानी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो है पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स के अंदर तोड़ के रख देता है। हुँ, बहुत बढ़िया अभिषेक। इसी तरीके हमारी बॉडी में मिल्क भी पाया जाता है, जो मिल्क पीते हैं, याद है ना आपको मिल्क? इसके अंदर पाए जाते हैं कैसिनोजेन्स। कैसिनोजेन्स के ऊपर रेनिन काम करता है और इसे तोड़ देता है इनसॉल्युबल कैसीन। ठीक है? छोटे बच्चे के पेट में जो है मेनली दूध ही होता है, छोटा बच्चा जो है मिल्क पीता है बस। तो उसकी बॉडी में जो रेनिन है ना, ये ज़्यादा काम करता है और रेनिन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज़ काइमोसिन। देखिए, सब चीज़ें बनती हैं नैन्सी और एक्चुअली बॉडी के अंदर रहती है। मतलब हमारी बॉडी जो है नैन्सी, ऐसा नहीं है कि बचपन में हमारी बॉडी में एक सर्टेन चीज़ है और वो ही बस वहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगी। समय के साथ-साथ सब चीज़ें बनती रहती हैं और हमारे पेट में ऑलरेडी प्रेज़ेंट रहती है। येस संजू 100%, 100% मैं फुल कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ। ये इस पेज पे जो ये बात लिखी है, ये भी पेपर का सवाल है, ये भी इस पेपर का सवाल है, ये भी इस पेपर का सवाल है और ये भी इस पेपर का सवाल है। तो विश्वास मानिए, ये डेप्थ जो है, ये रेलेवेंट डेप्थ है। आप लोग अदरवाइज़ मत लीजिएगा, आपको अभी तक किसने नहीं पढ़ा है, दैट डज़ नॉट मीन कि पेपर में नहीं आएगा। आप समझिए, आपने अब तक नहीं पढ़ा इसका ये मतलब नहीं है कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलें आगे दोस्तों, आगे चलते हैं। इनसॉल्युबल कैसीन मैं आपको बताता हूँ, छोटे बच्चा कभी आपने देखा जब वो दूध पीता है, कुछ समय के बाद वो उस दूध को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके जो वॉल्व्स हैं प्रॉपर्ली नहीं बने होते। तो वो जो बाहर निकलता है वो हल्का इनसॉल्युबल जैसा होता है, वो प्रॉपर मिल्क नहीं होता, वो कुछ दही या पनीर जैसा होता है देखने में, वो पानी के अंदर घुल नहीं सकता, उसी वही इनसॉल्युबल कैसीन, ठीक है? देखो पेप्सिनोजेन जो है पेप्सिन बन जाएगा और ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देगा। नेहा ये याद रखना है कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस क्लास को यहाँ पे रोकूँगा। ध्यान से बात को सुनना। अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड फैट जब था, तो हमने इसे क्या बोला था दोस्तों? फूड। कैसिनोजेन्स मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है? वो प्रोटीन्स अपना जो मिल्क में पाए जाते हैं, इसे हमने फूड बोला था। उसके बाद इस पे सलाइवा ने एक्ट करा, तो ये हो गया पार्शियली डाइजेस्टेड। आप नोटिस करेंगे तो मैं डाइजेस्टेड वर्ड नहीं कह रहा, मैं बार-बार पार्शियली डाइजेस्टेड कह रहा हूँ बिकॉज़ 2 बार डाइजेशन होता है। जी हाँ, अरे मैंने फुट लिख दिया क्या? ठीक है। आई होप इतना आपको पता होगा, इतना मुझे आता है, तो कोई ऐसा स्ट्रेस की बात नहीं है। मेरा एक्चुअली ना फ़ोकस अगले स्टेप पे ज़्यादा होता है, इस वजह से कभी-कभार गड़बड़ हो जाती है, इट हार्डली मैटर्स। चलो फ़ोकस करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड फैट को हमने क्या नाम दिया था? माधव, मैंने आपको ये बताया है कि हमारी बॉडी में जब हमने कुछ खाया तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी जो है अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, तीनों चीज़ें अनडाइजेस्टेड थी तो हमने कहा फूड खाया। सलाइवा ने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा, बाकी दोनों ऐसे ही छोड़े, इसे हमने कहा बोलस। अब इसके ऊपर एक्ट किसने करा जी? एक तो एचसीएल ने। देखो एचसीएल का योगदान तो हम मानेंगे ना, क्योंकि उसने बैक्टीरिया को किल करा है, पेप्सिन रेनिन को जो है एक्टिवेट करा है। तो हम कहेंगे पेप्सिन रेनिन नाम के एंजाइम्स ने ये काम करा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कहाँ से आए। जैसे अभी एक बच्चे ने ऊपर सवाल पूछा भी था, सर ये हमेशा पेट में रहते हैं क्या? अभी हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि कहाँ से आए। इस पोर्शन को हम अब क्या कह सकते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है और अनडाइजेस्टेड फैट है। इसे बोला जाता है काइम। ठीक है? यानी बोलस जो है दोस्तों, ये ईसोफेगस से टू स्टमक जाता है। जो मैं लिख रहा हूँ कायदे से आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और काइम जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जाने वाला सामान है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? एक छोटा-सा फैक्ट, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा सकते हैं। म्यूकस लेयर
म्यूकोसा भी इसे बोला जाता है, म्यूकोसा लेयर प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl। सुकृति दोबारा लिखिए एक बार। पार्ट का मतलब पार्शियली है, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, पार्शियली डाइजेस्टेड फैट, इस तरीके। देखिए हमारी पेट में HCl आ गया। अब HCl तो बड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत एसिडिक है, तो हमारे पेट में क्या होता है, एक लेयर आके बन जाती है, म्यूकस लेयर। ये बनती रहती है कॉन्स्टेंटली। ये हमारे पेट को जलने से हो जाती है। कई बार एसिड इतना ज्यादा हो जाता है कि म्यूकस लेयर कम पड़ जाती है, तो उस केस में हमें एसिडिटी हो जाती है। जनरली ऐसा तब होता है जब हम बहुत सारा एक साथ खा लेते हैं तला भुना हुआ। लास्ट में लिखा म्यूकस लेयर और म्यूकोसा लेयर प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl। पार्शियली डाइजेस्टेड, अभी पूरे तरीके डाइजेस्ट नहीं हुआ है। एक काम करता हूँ, पूरे सेशन को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, बदले में जो आपके डाउट्स हो मैं कल रात वाली क्लास में लूंगा। जनरली वैसे मैं हर क्लास में आपके डाउट्स लेता ही हूँ, बट क्योंकि क्लास नंबर 1 है तो मैं जो है डाउट्स देखिए थोड़ा सा कम ले लेता हूँ और मैं आपको रिवाइज करा के भेज देता हूँ। आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। मैं आपको ऐसी ओरली समझा दूँ या स्लाइड से समझाऊँ? वैसे तो मैं स्लाइड से समझाना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज जब आप रिवाइज करते हो तो आसानी रहती है। स्लाइड से समझा देता हूँ, आप फटाफट से नोट करो, मुझे कंफर्म करो। यू का मतलब है अनडाइजेस्टेड। अच्छा, तुम लोगों ने ध्यान ही तब दिया है जब तुम लोग नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब समझ आ गया मुझे। सोनू ऑलरेडी आंसर्ड है आपका डाउट। आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगी। आप अभी तक सबसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपने मुझे उस दिन कहा था कि आप कल सुबह से फिजिकल की तैयारी में जा रहे हैं। ऐसा ही कहाँ लिखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, SI का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। सोनू कड़वी बात बोलता हूँ, आपके सवाल का आंसर किसी को नहीं पता, मान जाइए, और जो आपका दिल कहे वो करिए। म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl। यू का मतलब है अनडाइजेस्टेड। चलें आगे। अच्छा, सोनू भाई पूरा पैसा वसूल रहे हैं प्लस का, सही है, अच्छी बात है। लेकिन साथ में देखो, पैसा वसूलने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है जो नीडेड है वो करना होगा। तो बस अगर आपको लगता है आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो बस तैयारी में लगी। बिल्कुल सपना, बट ये कंट्रोल करना जरूरी है ना, ये एंजाइटी कंट्रोल करके तो आप मेच्योर बनेंगे, तभी तो आप एक जॉब के लिए तैयार होंगे। चलिए खैर शुरू करते हैं कहानी। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको सारी की सारी बात। क्या आप तैयार हैं? अगले 2 मिनट के लिए कमेंट सेक्शन खाली चाहिए होगा, और 100 से ज़्यादा परसेंटेज अगर कुछ होती है तो वो चाहिए होगी। ठीक है, फोकस करिए, आपके लिए है ये। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं आपको कैसे-कैसे पढ़ाऊँगा इस कोर्स में, सारी बातें करी। फिर मैंने आपको बताया कि इस कोर्स में आपको क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। मेरी जो जनरली 2 घंटे की क्लास है वो कैसे चलती है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आज की क्लास में मैं डाउट्स आपके नहीं दूँगा, तो वो एक एक्सेप्शन बन गया। और उसके बाद हमने जो है टॉपिक की शुरुआत करी। मैंने आपको बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन तंत्र होता है, वो कुछ-कुछ वैसे ही हमारी बॉडी में काम करता है, जैसे कि एक जनरेटर काम करता है। जनरेटर को एनर्जी चाहिए होती है, फ्यूल के रूप में मिलती है, और वो उसे जो है इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। एक्चुअली ये जनरेटर नहीं है, ये कन्वर्टर है। इट कन्वर्ट्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू अनदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी। बट क्योंकि एक्चुअली इसे इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कहा जाता था, तो आज बस इसका जनरेटर वाला नाम चल पड़ा है। एक्चुअली ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा, ये एनर्जी को बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ह्यूमन बॉडी जो है फूड को एज फ्यूल लेती है और हमारी बॉडी में एनर्जी बनाती है। हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं जिसे हमारी बॉडी सिंपलर स्मॉलर प्रोडक्ट्स में तोड़ती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये भी हमारे फूड का हिस्सा होते हैं। माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है और एनस पे जाके, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन है, वहाँ पे जाके खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, जिसे बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, फूड पाइप, जिसे ईसोफेगस भी कह सकते हैं, स्टमक जो कि जे शेप्ड ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सबसे लंबा पोर्शन है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो कि सबसे आखिरी पोर्शन है, हम इन नामों से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब टूटेंगे तो उससे ग्लूकोज बनेगा, प्रोटीन जब टूटेंगे तो उससे अमीनो एसिड बनेगा, फैट जब टूटेंगे तो उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जहाँ से खाना होके जाता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एक दूसरा हिस्सा जहाँ पे खाना खुद नहीं जाता, लेकिन वहाँ से कुछ जूसेस, एंजाइम्स, केमिकल्स निकलते हैं और वो खाने को जो है पचाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि लीवर वगैरह हो गया। एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हमने देखा शुरू होता है माउथ, जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा ईसोफेगस ही फूड पाइप है। स्टमक को जे शेप्ड ऑर्गन के नाम से जानते हैं। लीफ लाइक ग्लैंड जो है वो पैनक्रियास है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन है, और डाइजेशन नहीं होता है ईसोफेगस के अंदर। माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो स्टमक से कनेक्टेड होते हैं, और पैनक्रियास, लीवर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं।
हमारा जो बक्कल कैविटी होता है उसमें हमें लिप्स, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि लिप्स में कुछ ऐसा खास नहीं है, टीथ हमने यहाँ पर पढ़े हैं जिसके अंदर 8 के 4 सेट हमने देखे हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, और हमने देखा विज़डम टूथ एक्चुअली एक मोलर है, थर्ड मोलर है वो, जो कि किसी काम का ऑर्गन नहीं है। डेंटल फॉर्मूला 2123 एक एडल्ट के लिए और 2102 है एक बच्चे के लिए। हमने देखा एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो अपर इंसिजर्स होते हैं, बाकी जो वॉलरस वगैरह उनके कैनाइन्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 तरीके के होते हैं, एक पैरोटिड होते हैं जो सबसे बड़े हैं, जो कि चीक्स की तरफ पाए जाते हैं। एक मैंडिबुलर होते हैं, ये हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं, जो जबड़े के नीचे वाली हड्डी है जो ऐसे-ऐसे हिल रही है, इसे मैंडिबल बोलते हैं, क्योंकि इसके पीछे की तरफ पाए जाते हैं तो इसे सब मैंडिबुलर बोलते हैं। तीसरे नंबर पे सबलिंगुआ, लिंगुआ का मतलब टंग होता है, तो टंग के नीचे पाए जाने वाले जो है सबलिंगुअल है, ये सबसे छोटे होते हैं। सलाइवा के अंदर मेनली तो पानी पाया जाता है, बट टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एमिलेज भी हम कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हमें मदद करता है। डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है बिकॉज़ ऑफ टाइलिन, और कार्बोहाइड्रेट्स का वो डाइजेशन होता है। बक्कल कैविटी से जो खाना स्टमक की तरफ जाता है उसे आप जो है बोलस के नाम से जानते हैं, जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बाकी चीज़ें अनडाइजेस्टेड होती हैं। इस मोशन को, जिससे खाना नीचे की तरफ जाता है, इसे पेरिस्टल्टिक मोशन कहते हैं। उसके बाद खाना पेट में जाता है, वहाँ पे स्टमक में एचसीएल निकलता है, और एचसीएल जो है एक्चुअली ऑक्जेंटिक सेल से बनता है, जो कि डाइजेशन में हमारी मदद करता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है। उसका जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 1.5 से 1.8 है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखेंगे। अगर ये ज़्यादा निकल जाता है तो हमें एसिडिटी होती है, बदले में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि MgOH फोल्ड वाइज होता है, उसे कंज्यूम करना होता है, जिसे आम भाषा में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। HCl जो है पेप्सिन एंड रेनिन को भी एक्टिवेट करने का काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ये एंजाइम्स जो है ये नेचुरल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शन को जो है प्लस माइनस करते हैं। जनरली एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को तेज ही करते हैं। हमने देखा प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट करेगा और पेप्टाइड पेप्टोन्स बना देगा। इस तरीके रेनिन जो है वो कैसिनोजेंस को, जो कि मिल्क में पाए जाते हैं, मिल्क के प्रोटीन्स हैं, उसे तोड़ देता है इनसोल्युबल कैसीन में, और रेनिन को ही काइमोसिन के नाम से भी हम जानते हैं। हमने फाइनली देखा फूड के अंदर सब कुछ अनडाइजेस्टेड है। अगर एक चीज़ पार्शियली डाइजेस्ट हो गई है जो कि कार्बोहाइड्रेट है तो बोलस होगा, और अगर 2 चीज़ें पार्शियली डाइजेस्टेड है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है तो उसे हम काइम बोलेंगे। एसआई का मतलब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि HCl एक कंसंट्रेटेड एसिड है, तो हमारे पेट को बचाने के लिए हमारा पेट खुद ही म्यूकस की एक लेयर बनाता है जो कि प्रोटेक्टिव कोटिंग है, और उससे HCl हमारे पेट के ऊपर जाकर एक्ट नहीं करता। यहाँ पर ये क्लास आपकी कंक्लूड होती है। आई होप आपको क्लास नंबर 1 में सीखने को मिला होगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्लास, बहुत बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। देखिए, जब आप उस समय लिख रहे थे तो शायद आपको महसूस ना हुआ हो, बट अब जब आपने रिवाइज़ करा है तो आपने नोटिस करा होगा कि आपने एक क्लास के हिसाब से काफ़ी कुछ सीखा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित। ऐसे ही आप अच्छे से तैयारी करते रहें। लास्ट लाइन में लिखा है म्यूकोसा, MUCOSA, यहाँ पर लिखा और ये लिखा MUCUS, ठीक है? चलो, ख्याल रखिए अपना। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपसे मेरी जो मुलाकात है वो कब होगी। आपसे मैं मिलूँगा 1 अप्रैल को रात 10 बजे। दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने आज मुझे डाउट्स भेजे होंगे इस उम्मीद में कि डाउट्स मैं आपके लूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्लास नंबर 1 में आपके डाउट्स मैं नहीं ले रहा हूँ। जनरली मैं हर क्लास में आपके डाउट्स लेता हूँ, बट कभी-कभार ऐसी क्लासेस, जनरली क्लास 1-2 ऐसी आ जाती है जिसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस में रहता है, जिस चक्कर में डाउट्स मैं आपके नहीं ले पाता। वो डाउट आप मुझे कल भेज देना, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको जल्दी फ्री कर रहा हूँ। कल आप मुझे अपना डाउट भेज देना, मैं आपके वो डाउट्स जो है ले लूँगा, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, एंड पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है? देखते हैं मैच, लेट्स प्लान। अभी के लिए तो वैसे रात को 10 बजे है, बाकी इन द लॉन्ग रन लेट्स सी। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।